हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था कि सप्लाई क्या होता है, राइट? तो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है हम वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, ठीक, कि क्या आपकी सप्लाई बढ़ेगी या कब आपकी सप्लाई कम होगी। तो ये क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक? तो वो हम देखते हैं। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जिस कमोडिटी को आप सप्लाई करना चाह रहे हैं उसका प्राइस आपकी सप्लाई डिटरमाइन करता है। ओके, क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, देखते हैं हम। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या बोला जा रहा है हमें कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? हमारी सप्लाई से। मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है? बिकॉज एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि जब प्राइस इंक्रीज हुआ है, मतलब कि जब प्राइस ज्यादा है, तो वो अगर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा, ठीक? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक कमोडिटी हमारे पास ए, ओके, एक गुड है ए, उसका एट प्रेजेंट क्या प्राइस है हमारे मार्केट में? उसका प्राइस है 10 रुपीज, ठीक। जब हमारे मार्केट में गुड ए का प्राइस 10 रुपीज है तो एक प्रोड्यूसर क्या कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करना चाहता है? एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है 20 यूनिट्स ऑफ गुड ए, ओके। तो जब वो 20 यूनिट्स को सेल करेगा 10 रुपए पर, तो उसे कितना प्रॉफिट, उसे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसे? 20 into 10 दैट इज 200 रुपीज, राइट? उसे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? 200 रुपीज का। अब अगर इस गुड ए का प्राइस इंक्रीज होता है, ओके, इस गुड ए का प्राइस इंक्रीज होकर हो गया ₹20, ठीक। अगर वो 20 यूनिट्स ही सेल करेगा तो उसे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? अब दैट इज 20 into 2 इज इक्वल्स टू 400, राइट? अगर वो सेम क्वांटिटी सेल करता है तो उसे 200 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, राइट? यहाँ पे अभी तक उसे सिर्फ 200 रुपीज मिल रहे थे, अब उसे 400 रुपीज मिल रहे हैं। तो मतलब एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो 20 की जगह पे कितना सेल कर दे? वो 20 की जगह पे 30 यूनिट सेल कर दे, राइट? वो अगर 20 की जगह पे 30 यूनिट सेल करेगा तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? उसको रेवेन्यू जनरेट होगा 600 रुपीज का, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। सप्लाई क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि अब एक प्रोड्यूसर के पास में चांस है कि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, राइट? वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। यही सेम 20 यूनिट्स को जब उसने प्रोडक्शन किया होगा तो हो सकता है उसका कॉस्ट कितना लगा था? उसका कॉस्ट लगा था 100 रुपीज का, ओके, उसका कॉस्ट कितना था? 100 रुपीज का। एंड वही सेम 20 यूनिट्स जब बाद में भी प्रोडक्शन हो रहा है तो सेम कॉस्ट है 100 रुपीज का। तो अब प्रॉफिट किस में ज्यादा है? वो जब उसने 10 रुपीज पर 20 यूनिट सेल किए थे तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? उसको प्रॉफिट हो रहा होगा 100 रुपीज का, बिकॉज रेवेन्यू है 200, कॉस्ट है 100, तो प्रॉफिट कितना होगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट? वही सेम 20 यूनिट्स जब उसने सेल किए, जब हमारा प्राइस क्या हो गया था? इंक्रीज हो गया था, ठीक। कॉस्ट सेम है, कॉस्ट अभी भी 100 रुपीज का ही है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है? जब उसने 20 यूनिट सेल किए, 400 उसका रेवेन्यू था, 100 उसका कॉस्ट था, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपीज का। मतलब कि हम सीधा सीधा देख सकते हैं 200 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसे जनरेट हो रहा है। यहाँ पे वो उसे सिर्फ 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, एंड जब प्राइस इंक्रीज हुई तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसे 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो एक प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, राइट? तो इस 20 रुपीज पे एक प्रोड्यूसर सोचेगा कि वो 20 नहीं 30 यूनिट्स सेल कर दे, ठीक। सॉरी, वो 30 यूनिट सेल करेगा
तो उसे जो रेवेन्यू मिला है वो है 600 रुपीज का, राइट। 600 रुपीज में उसने 100 रुपीज कॉस्ट के दे दिए, प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपीज का। मतलब हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, राइट। इसीलिए जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो एक प्रोड्यूसर सोचता है कि वो ज्यादा यूनिट्स को सप्लाई कर सके, ठीक। अगर वो ज्यादा यूनिट्स को सप्लाई करेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसलिए एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी सप्लाई भी बढ़ा दे। अगर इसका अपोजिट हो जाता, ये 10 रुपीज का था, अब ये 20 नहीं, ये अब ये हो जाता 5 रुपीज का, राइट। अब ये 5 रुपीज का हो जाता। वही सेम 20 यूनिट्स जब वो सेल करता 5 रुपीज पर, तो उसे कितना रेवेन्यू जनरेट होता, तो उसे रेवेन्यू होता 100 रुपीज का, राइट। 20 यूनिट्स को जब वो 5 रुपीज पर सेल करेगा तो उसे कितना रेवेन्यू हुआ 100 रुपीज का। अब उसका प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट्स, अब उसका प्रॉफिट है 100 रुपीज का, तो उसका रेवेन्यू है 100 रुपीज की उसकी कॉस्ट है, मतलब कि उसने 0 प्रॉफिट अर्न किया है। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, बिकॉज जितना उसने रेवेन्यू अर्न किया था उतना ही उसे कॉस्ट पे करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, एक प्रोड्यूसर सोचेगा कि वो अपनी सप्लाई कम कर दे। अब वो कितनी यूनिट्स को सप्लाई करना चाहेगा, अब उसने अपनी सप्लाई कम कर दी, 20 से 10 पे चला गया, तो अब उसका रेवेन्यू हो गया 50 रुपीज का, राइट। क्यों उसने अपनी कॉस्ट अपनी सप्लाई कम की, बिकॉज उसे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि अभी नहीं करना है सप्लाई, जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी हम सप्लाई करेंगे, तो उसने अपनी जो है सप्लाई कम कर दी। तो ये क्या बता रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती है, राइट। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, ओके। सो ये एक डिटर्मिनेंट है हमारी सप्लाई का। कैसे डिटर्मिनेंट है, ये इसलिए डिटर्मिनेंट है क्योंकि ये बताता है कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी, ओके। सो प्राइस एंड सप्लाई का कैसा रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ओके। एंड डिमांड एंड प्राइस का कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, राइट। एंड सप्लाई में क्या होता है, अगर किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, ओके। देन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। अब किसी भी एक दूसरे गुड के प्राइसेस कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को, वो देखते हैं हम। As resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price but also on the price of other commodities. ठीक, increase in price of other goods makes them more profitable in comparison to given commodity. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 2 गुड्स हैं, ओके। हमारे पास 2 गुड्स हैं, व्हीट एंड राइस, ठीक। हमारे पास 2 गुड्स हैं, व्हीट एंड राइस। एट प्रेजेंट हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं 50 यूनिट्स का, एंड व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं 10 यूनिट्स का, ठीक। ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है, मार्केट में जो व्हीट की प्राइस है, ओके, व्हीट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक। व्हीट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो ज्यादा व्हीट सेल करे, ठीक। हमारे पास गिवन कमोडिटी क्या है, पहले हम ये देखते हैं। हमारे पास जो हमारी राइस है वो हमारी गिवन कमोडिटी है, ओके। जो हमारी राइस है वो हमारी गिवन कमोडिटी है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, हमारी जो व्हीट है उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि वो व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करे एंड ज्यादा व्हीट सेल करे ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। बिकॉज राइस की प्राइस नहीं इंक्रीज हो रही है, व्हीट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, एंड अगर वो ज्यादा व्हीट सेल करेगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, ओके। तो उसने क्या किया, उसने जो अपना राइस का प्रोडक्शन था, राइस का जो प्रोडक्शन था वो कम कर दिया, ओके। राइस का प्रोडक्शन कम कर दिया। राइस का प्रोडक्शन कम करें, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा कि इसकी सप्लाई भी कम हो गई है, राइट।
जब प्रोडक्शन कम है मतलब अब हमारे पास कम यूनिट्स अवेलेबल है सेल करने के लिए, राइट। तो जब प्रोडक्शन कम है तो उसकी सप्लाई भी कम हो गई है। एंड हमने क्या किया, एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ठीक, व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया। उसके पास जितना लैंड था, ओके, उसके पास आप मानिए कितना लैंड है, 10 एकर्स ऑफ लैंड है, उसमें से वो 2 एकर्स पे पहले प्रोड्यूस करता था व्हीट, ओके, एंड राइस करता था 8 एकर्स पे, ठीक, 8 एकर्स पे करता था राइस। पर अब क्योंकि क्या हुआ कि जब व्हीट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसने सोचा व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, राइस का प्रोडक्शन कम किया जाए, तो उसने 2 की जगह पे 4 एकर्स कर दिया क्या, हमारा व्हीट का प्रोडक्शन, एंड 6 एकर्स हो गया हमारा राइस का प्रोडक्शन। मतलब कि अब राइस की सप्लाई कम होगी, व्हीट की सप्लाई ज्यादा होगी, राइट। पहले के कंपैरिजन में जितनी राइस की सप्लाई होती है, 50 यूनिट्स की सप्लाई करते थे पहले हम, अब हम कर रहे हैं 30 यूनिट्स की सप्लाई। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो राइस की सप्लाई है वो कम हो गई है, राइट। एंड अभी तक हम सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट की सप्लाई करते थे, अब हम कर रहे हैं 30 यूनिट्स का सप्लाई। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो व्हीट की प्राइस है, व्हीट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है, राइट। तो ये क्या, ये कौन सी सिचुएशन हुई, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक, प्राइस बढ़ने से, ये हमारा एक अदर गुड है, व्हीट जो है वो हमारा अदर गुड है, एक अदर गुड के प्राइस में इंक्रीज होने से हमारी जो गिवन कमोडिटी है उसकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट हुआ, उसकी सप्लाई कम हो गई, ठीक। व्हीट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो राइस की सप्लाई कम हुई। तो ये एक इंटर रिलेशन बता सकते हैं हम कि ये एक फैक्टर होता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करता है। एक प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि अभी उसे राइस में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो व्हीट का प्रोडक्शन किया जाए, राइट। व्हीट का प्रोडक्शन उसने इंक्रीज किया, राइस का प्रोडक्शन उसने कम किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो राइस का जो सप्लाई थी वो भी कम हो गई एंड व्हीट की जो सप्लाई थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक। तो इस वजह से हमारा जो अदर गुड्स हैं, जो प्राइसेस हैं अदर गुड्स के, वो डिटरमाइन करते हैं हमारी सप्लाई को, ओके। देन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स। पहले तो स्टूडेंट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आई होप आप सभी को पता होंगे, आप सभी को याद होंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ओके। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक रिवीजन में बता देती हूं क्या होते हैं। वो रिसोर्सेज जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, वो सारे रिसोर्सेज हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मेनली हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक। ये चार हमारे ब्रॉड कैटेगरीज हम मान सकते हैं एंड इन चारों के अंदर सारे जो फैक्टर्स हैं, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। नाउ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस हमारी सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे या कैसे अफेक्ट करेंगे, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या इनकर करते हैं हमारे लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट इनकर करते हैं, कॉस्ट बढ़ाते हैं उसका। क्यों बढ़ाते हैं, बिकॉज जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन्हें हमें कुछ पे करना पड़ेगा, राइट। लैंड पे हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर को हमें वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए हमें प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ेगा। मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे लिए फ्रीली नहीं है, वो हमारे लिए फ्री टर्म्स में अवेलेबल नहीं है, हमें उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा तभी वो हमारे लिए काम करेंगे, राइट। तो जब हम उन्हें पे करते हैं मतलब कि वो हमारी हुई क्या, कॉस्ट, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स जो हमारे प्राइसेस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, बिकॉज अब कॉस्ट बढ़ गया है, राइट। कॉस्ट बढ़ गया है तो अब हम कम प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे इसका मतलब हम कम सप्लाई करेंगे, राइट। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो हमने कम प्रोडक्शन किया, इन रिटर्न कम सप्लाई हुई। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स लाइक लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा used in the process of production constitutes the cost of production। क्या constitute करता है वो, cost of production, right। वो एक cost of production इनकर करवाते हैं हमारे जो factors of production होते हैं, right।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस में यूज होते हैं? हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। एंड उन पर हम जो पे करेंगे, उन्हें जो हमें पे करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल और एनी ऑफ दीज फैक्टर्स और इनपुट्स इंक्रीजेस, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अगर किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है? उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक, दिस डिक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, हमारी जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो एक जो सेलर है वो क्या सोचेगा? वो सप्लाई कम कर देगा। पहले जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा था वो था हमारा 100 रुपीज का। ओके, वो हमारा 100 रुपीज का था। एंड हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो था हमारा 300 रुपीज का। ठीक, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा था? हमारा प्रॉफिट हो रहा था 200 रुपीज का। कैसे हो रहा था? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया हमने, दैट इज हमारी रेवेन्यू कितनी है उसमें से हमने हमारा कॉस्ट डिडक्ट कर दिया, तो क्या आया हमारा आ गया प्रॉफिट। ओके, अब हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो गए? वो इंक्रीज हो गए, वो 100 से हो गए 200। जो रेवेन्यू है वो सेम है, रेवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए, वो 300 के 300 ही है। तो अब प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स? अब प्रॉफिट हो गया हमारा 100 रुपीज का। मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई। प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई, इसका मतलब क्या हुआ? एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या सोचेगा कि अब वो कम सप्लाई करे, राइट? कम प्रोडक्शन करे, कम सप्लाई करे। जब वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। कैसे? उसने अगर एक प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन कम किया है, मतलब कि अब उसे कम रॉ मटेरियल्स चाहिए, कम लेबर चाहिए। ओके, कम पावर का यूज होगा, मशीनरीज का कम यूज होगा, तो कैपिटल का भी कम यूज हो रहा है इसका मतलब। ठीक, तो क्या हो रहा है? जब आपने प्रोडक्शन कम किया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हुआ, लेकिन उसके साथ में आपकी सप्लाई कम हो गई। पहले जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपके पास 100 यूनिट्स थी सेल करने के लिए। ओके, अब आपने आपका प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया है, राइट? आपने आपका प्रोडक्शन रिड्यूस कर दिया, अब आपके पास सिर्फ 50 यूनिट्स है जो कि आप ऑफर कर सकते हो सेलिंग के लिए। ओके, अब आपके पास सिर्फ 50 यूनिट्स है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो हमारी सप्लाई थी वो क्या हो गई? हमारी सप्लाई डिक्रीज हो गई, राइट? हमारी सप्लाई रिड्यूस हो गई। तो क्या बता रहा है हमें कि जब आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ते हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो आप सप्लाई कम करते हैं। ओके, सप्लाई क्यों कम हो जाती है स्टूडेंट्स? बिकॉज अब उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बची है, अब उतना प्रॉफिटेबल हम नहीं मानते कि है। पहले हम 200 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम 100 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एंड अगर ये कॉस्ट बढ़ती रही तो ये 100 से भी और कम हो जाएगा। तो अब ये चीज हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अब हमने क्या किया? हमारी सप्लाई कम कर दी। सप्लाई कैसे कम हुई स्टूडेंट? सप्लाई कम हुई बिकॉज हमने हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या कर दिया? वो कम कर दिया। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर आपका कॉस्ट बढ़ा है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा है, तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक, या और अगर उसका हम अपोजिट देखें, सो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट्स इंक्रीजेस द सप्लाई ड्यू टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट राइज इन प्रॉफिट मार्जिन। अब क्या हुआ? अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस है वो डिक्रीज हो जाए, तो वो कैसे इफेक्ट करेंगे आपकी सप्लाई को? आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आपकी सप्लाई क्यों इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? बिकॉज अब आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज कैसे होगा आपका प्रॉफिट मार्जिन? फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी कॉस्ट थी पहले 200 रुपीज की। ठीक, हमारा रेवेन्यू था 400 रुपीज का। ओके, तो प्रॉफिट कितना हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था हमें 200 रुपीज का। ठीक, मतलब कि हमने जब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला? 200 रुपीज का। अब हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो गई है, 100 रुपीज हमारी कॉस्ट हो गई है। रेवेन्यू हमारा सेम है 400 रुपीज, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? हमारा प्रॉफिट होगा 300 रुपीज का। तो हमने क्या देखा कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीज इन कॉस्ट, राइट?
जब कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अब हमें पे कम करना पड़ रहा है जितना हम अर्न कर रहे हैं उससे। ओके, पहले आपको 200 रुपीज पे करना पड़ रहे थे, अब आप सिर्फ 100 रुपीज पे कर रहे हैं, तो अब आप पे कम कर रहे हैं एंड आपका रेवेन्यू उतना ही है, रेवेन्यू ज्यादा है। अब जब आपको पे कम करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या सोचा कि अब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर लें, राइट। जब आपको पे कम करना पड़ रहा है तो आपने सोचा कि आपका प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर लें। जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो वो किस चीज में आपको मिलेगा कि आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है, राइट। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो चीज आपको क्या बताएगी कि आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज क्या बता रही है कि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो वो रिजल्ट करता है किस चीज में, आपकी सप्लाई को इंक्रीज करने में। ओके, सो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपको कम पे करना होगा तो आपकी जो सप्लाई वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है हमारी सप्लाई को। स्टूडेंट्स, किसी भी गुड को अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी गुड का हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज होगी, राइट। कुछ ना कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हमें देखने पड़ेंगे। सिर्फ आप अगर लेबर से भी काम करवा रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी कि आपको काम करना है। टेक्नोलॉजी में आप वो भी बोल सकते हैं कि आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो जब आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस होंगे तो आपकी सप्लाई में भी चेंजेस होंगे। वो कैसे होंगे वो हम देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। Advanced and improved technology reduces the cost of production, which raises the profit margin. It induces the seller to increase the supply. अगर एडवांस्ड और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, राइट, आपकी जो टेक्नोलॉजी थी, आप जिस भी मशीनरी से काम कर रहे थे वो मशीनरी अब अपग्रेड हो गई है, वो मशीनरी अब एडवांस हो चुकी है, ठीक। तो क्या होगा, आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों कम होगा, बिकॉज अब आपका जो टेक्नोलॉजी वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, वो आपको कम टाइम में या कम कॉस्ट में ज्यादा आपका प्रोडक्शन दे रही है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होगा। ओके, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इन रिटर्न आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक। सप्लाई इंक्रीज हो गई मतलब क्या हुआ, जब आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, जब आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो वो इन रिटर्न किस चीज में इफेक्ट करती है, हमारी सप्लाई को। कैसे, हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, बिकॉज अब हमें हमारा जो कॉस्ट है वो कम लग रहा है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है, तो अब हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। अगर इसका उल्टा ले लें कि जो टेक्नोलॉजी वो डिग्रेड हो गई है, राइट। अब टेक्नोलॉजी उतनी यूज, जो हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे अब उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। मतलब क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, अब उतना प्रोडक्शन उतनी कॉस्ट में नहीं दे रहा है आपको कोई भी टेक्नोलॉजी, ठीक। मतलब कि अब अगर आपने वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज किया है तो आपका जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। ओके, आपका कॉस्ट ज्यादा है मतलब कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, एक चीज किस चीज में आपको इफेक्ट करेगी, क्या बताएगी, कि आपकी जो सप्लाई है वो भी कम हो गई, राइट। तो अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों, बिकॉज आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, ठीक। नाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है स्टूडेंट्स जो कि हमारे जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करती है। उसको कैसे अफेक्ट करेगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, देखते हैं हम। इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड thus reduces the supply due to lower profit margin। अगर कोई टैक्स में इंक्रीज हुआ है तो वो किस चीज में अफेक्ट करेगा, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करेगा, ठीक। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा तो आपकी सप्लाई भी रिड्यूस होगी इन रिटर्न, राइट।
एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टैक्सेस। आप पहले कितने पे कर रहे थे? आप पहले पे कर रहे थे 100 रुपीज के। ओके, आप 100 रुपीज के टैक्सेस पे कर रहे थे। अब आप कितने रुपीज के टैक्सेस पे कर रहे हैं? अब आप पे कर रहे हैं 200 रुपीज के टैक्सेस। मतलब क्या हुआ? टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है, राइट? टैक्सेस में इंक्रीमेंट हुआ है। अब आपको 200 रुपीज के टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज क्या बता रहा है कि अब ये आपका क्या बढ़ा? ये आपकी बड़ी कॉस्ट। टैक्सेस एक टाइप का आपका कॉस्ट है जो कि आपको पे करना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए, राइट? तो ये किस चीज में हमें रिजल्ट किया? इसने आपका कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, राइट? टैक्सेस से हमारा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अब क्या हुआ? जब कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो जब हमने देखा है कि जब कॉस्ट इंक्रीज होता है तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाता है? हमारा प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाता है, राइट? हमारा प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? हम हमारा प्रोडक्शन कम करने लगते हैं। हम पहले मान लीजिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अब हमने हमारा प्रोडक्शन कम कर दिया, अब हम सिर्फ 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा जो सप्लाई है वो भी कम होगा, ठीक? क्यों हुई हमारी सप्लाई कम? बिकॉज टैक्सेस में इंक्रीज हो गया है। टैक्सेस इंक्रीज हुए, टैक्सेस ने हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हम हमारी सप्लाई कम कर देते हैं। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ओके, अगर इसी का अपोजिट होता कि अब हमारे जो टैक्सेस है वो कम हो गए, ओके, पहले हम 100 रुपीज पे कर रहे थे, अब हम 50 रुपीज ही पे कर रहे हैं फॉर टैक्सेस, तो ये किस चीज में रिजल्ट किया इसने हमें? ये हमें बता रहा है कि आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो गया? कम हो गया, राइट? आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गया, तो इन रिटर्न जो आपका प्रॉफिट है उस पे क्या इफेक्ट हुआ? आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया। बिकॉज अब आपको कम पे करना पड़ रहा है तो आपके पास ज्यादा अमाउंट बच रहा है, ठीक? तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो आपने सोचा कि अभी टैक्सेस कम है, मतलब अभी कॉस्ट कम लग रहा है, तो हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं एंड इन रिटर्न आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? आपकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला? टैक्सेस और सप्लाई के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप। अगर टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, टैक्सेस डिक्रीज हुए तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्सिडीज होता है हमारे टैक्सेस के अपोजिट। टैक्सेस हमें पे करना पड़ता है, सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देती है कि आप इतने अमाउंट के लिए आपको इतना रिलीफ है, या हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ अमाउंट, कुछ मनी, ताकि आप इस चीज का प्रोडक्शन कर सके। इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्सिडीज। अगर सब्सिडीज में इंक्रीज हुआ है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, राइट? आप सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। क्यों सप्लाई इंक्रीज करेंगे? बिकॉज आपको कुछ कंसेशंस मिले हैं, राइट? आपको कुछ कंसेशंस मिले हैं जो कि आपके फेवरेबल टर्म्स में मिले, तो आपने क्या किया? आपकी सप्लाई इंक्रीज कर दी। अगर सब्सिडीज कम हो जाएंगी तो आपकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको जो कंसेशंस मिले थे, आपको जो गवर्नमेंट के साइड से हेल्प मिल रही थी, वो क्या हो गई है? वो कम हो गई है। तो क्या हुआ? आपकी सप्लाई कम हो गई। मतलब कि सब्सिडीज और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर सब्सिडीज इंक्रीज हुई है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, अगर सब्सिडीज डिक्रीज हुई है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। ओके, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमारी सप्लाई पे इफेक्ट करती है, हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करती है। ओके, नाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को? ओके, supply of a commodity increases only at higher prices as it fulfills the objective of profit maximization. जिस फर्म का मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, जिस फर्म का मोटिव है, जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो सप्लाई कब इंक्रीज करेगा? वो सप्लाई इंक्रीज करेगा जब प्राइजेस हाई होंगे। ओके, जब प्राइजेस कम होंगे तो वो सप्लाई भी ज्यादा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उस फर्म का मोटिव क्या है? उस फर्म का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका मोटिव है तो वो सप्लाई एंड हमारी प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन with change in trend, more firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. अभी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी भी हैं जो कि अपनी सप्लाई इंक्रीज करती है, अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो भी, राइट?
उनका मोटिव चेंज हो गया है, राइट। अभी तक वो सोच रहे थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी फर्म का मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो सप्लाई तभी इंक्रीज करेगा जब उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट। अगर उसका और कुछ मोटिव है, अगर उसका मोटिव है सोशल वर्क, तो उससे प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कम प्राइसेस पे भी कर देगा, ठीक। या फिर हम ये देख सकते हैं कि अभी कुछ कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि कम प्राइस पर भी सप्लाई ज्यादा कर रही है। क्यों करती हैं वो? ताकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन सके, उनका एक नेम हो सके, उनकी एक गुडविल बन सके, एंड लेटर जब थोड़े टाइम बाद में वो अपनी इस गुडविल को, अपने उस नेम को यूज करें बाद में, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज करें। ओके, तो ये हर एक जो फर्म होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर किसी का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो सप्लाई एंड प्राइस का हम डायरेक्ट रिलेशनशिप ही देख सकते हैं वहां पे, कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ही सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी फर्म का और कुछ मोटिव है, अगर कोई फर्म सोच रहा है कि उसे अभी अपना नेम बनाना है, उसे अभी अपनी गुडविल बढ़ानी है, तो वो कम प्राइसेस पर भी सप्लाई बढ़ा सकता है। या फिर कोई फर्म का मोटिव है सोशल वर्क, तो वो कम प्राइसेस पर भी सप्लाई बढ़ा सकता है। ओके, तो जो हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक फर्म के, वो भी डिटरमाइन करते हैं हमारी सप्लाई को। ओके, जो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से एक कोई भी फर्म वर्क करेगी, उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फर्म के जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई हम देख सकते हैं, ठीक। देन नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट। अब स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। अभी तक हमने जितनी भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ी थी वो सारी इंडिविजुअल सप्लाई की थी, ठीक। अब जो हम पढ़ेंगे वो मार्केट सप्लाई की। ओके, मार्केट सप्लाई में अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो आएगी, एंड अभी तक जो हमने पढ़ी वो भी इंक्लूडेड है, ठीक। तो मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में क्या होंगे स्टूडेंट्स? मार्केट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में होंगे जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो वाले डिटर्मिनेंट्स, एंड अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं जो अब पढ़ रहे हैं, वो इंडिविजुअल सप्लाई में नहीं लिख सकते आप, ठीक। ये इंडिविजुअल सप्लाई के नहीं होंगे, ये सिर्फ मार्केट के ही होंगे। ओके, सो अब नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट कैसे डिटरमाइन करती है हमारी सप्लाई को? When the number of firms in the industry increases, market supply also increases due to large number of producers producing the same commodity. जब हमारी जो फर्म्स है वो इंक्रीज होती है, तो एक पर्टिकुलर गुड की सप्लाई भी इंक्रीज होती है। कैसे होती है? पहले सिर्फ एक फर्म थी, ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं पहले सिर्फ एक फर्म थी जो कि प्रोड्यूस करती थी क्या? सोप्स प्रोड्यूस करती थी। ओके, ये एक सोप प्रोड्यूसिंग फर्म है। पहले सिर्फ एक ही फर्म थी जो कि सोप का प्रोडक्शन करती थी। तो ये जो फर्म है जो कि सोप का प्रोडक्शन करती थी, ये कितनी सप्लाई देती थी हमें? ये हमें देती थी 50 यूनिट्स ऑफ सप्लाई। ओके, 50 यूनिट्स ऑफ सप्लाई हमें मिलता था विद दिस पर्टिकुलर एक इकलौती फर्म से। अब ये फर्म्स इंक्रीज हो गए। ओके, अब ये एक फर्म से बहुत सारी फर्म्स आ गई है हमारे मार्केट में। ओके, यही सेम सोप प्रोड्यूसिंग फर्म है ये भी। अब पहले एक थी, वो 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती थी एंड 50 यूनिट्स का सप्लाई करती थी। अब बहुत सारी फर्म्स आ गई हैं, तो ये बहुत सारी फर्म्स जब आई, तो अब कितने यूनिट्स का हम सप्लाई देख सकते हैं? अब हम सप्लाई देख सकते हैं 500 यूनिट्स का। ओके, तो हमने क्या देखा कि सप्लाई इंक्रीज हो गई। प्राइस का कहीं कुछ हम नहीं देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि पहले 50 यूनिट्स का सप्लाई हो रहा था, अब 500 यूनिट्स का सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई इंक्रीज हुई, राइट। ये सप्लाई क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि पहले सिर्फ एक ही फर्म प्रोडक्शन कर रही थी, वो 50 यूनिट्स का ही कर पा रही थी। अब बहुत सारी फर्म्स प्रोडक्शन कर रही है, तो वो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है एंड 500 यूनिट्स को वो सप्लाई कर पा रही है। तो जो हमारी नंबर ऑफ फर्म्स है उसने डिटरमाइन किया हमारी मार्केट सप्लाई को, राइट। पहले हमारी जो मार्केट सप्लाई थी वो कम थी, अगर ये जब बढ़ गई, हमारी जो फर्म्स है वो बढ़ गई, तो क्या हुआ? तो हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई, राइट। अगर इसका अपोजिट देखें स्टूडेंट्स हम, कि पहले बहुत सारी फर्म्स थी, अब ड्यू टू कुछ भी रीजन हुआ हो, नेचुरल कैलामिटीज हो गई हो या कुछ भी रीजन हो, बहुत लॉस में चल रही हो, इकोनॉमी बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, तो ये जो फर्म्स है इनने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये फर्म्स ने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया, और अब क्या हुआ?
अब सिर्फ एक फर्म बची है हमारे पास, सिर्फ एक फर्म बची है जो कि सोप का प्रोडक्शन करती है। तो जब बहुत सारी फर्म्स थी तो क्या हो रहा था, 500 यूनिट्स के गुड्स हमें मिल रहे थे, राइट। हमें एक गुड का, एक सोप का 500 यूनिट्स मिल रहा था। अब ये जो फर्म्स है ये कम हो गई है, ये सिर्फ एक ही फर्म बची है। तो अब क्या हुआ, अब जो हमारी सप्लाई थी वो क्या हो गई, कम हो गई। वो पहले 500 यूनिट्स थी, अब कितनी बची, अब 50 यूनिट्स ही बची है। मतलब हमारी जो सप्लाई है वो कम हो गई। सप्लाई कम क्यों हुई, बिकॉज जो हमारे नंबर ऑफ फर्म्स थी वो कम हो गई, ठीक। तो क्या रिलेशनशिप देखेंगे हम नंबर ऑफ फर्म्स और सप्लाई में, कि अगर आपकी नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होती है तो आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मतलब हमने आज ही सोच लिया है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है या इन फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है, ओके। अगर एक प्रोड्यूसर ने सोच लिया है, ओके, कि इन फ्यूचर उसकी जो एक कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो एट प्रेजेंट अपना जो प्रोडक्ट, अपनी जो सप्लाई है वो कम कर देगा, ओके, वो रोक देगा। एट प्रेजेंट एक गुड है ए, उसका जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, ठीक, वो है 10 रुपीज। एंड एक प्रोड्यूसर है, उसने एक्सपेक्ट किया है, उसने उम्मीद की है, उसने थोड़ा फोरकास्ट किया है, उसने पूरा मार्केट को स्टडी किया है, उसे क्या पता चला कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस क्या हो सकती है, इसकी प्राइस हो सकती है 20 रुपीज, ओके, इसकी प्राइस हो सकती है 20 रुपीज। अभी जब 10 रुपीज थी तो वो कितने यूनिट्स को सप्लाई कर रहा था, वो कर रहा था 50 यूनिट्स का सप्लाई, ठीक, जब 10 रुपीज है, ओके। अब उसको जब लगा कि 20 रुपीज होने वाली है इसकी प्राइस, तो उसने क्या किया, अपनी सप्लाई को डिक्रीज किया, उसने क्या कर दिया, अब सिर्फ वो 30 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पर। क्यों, क्योंकि उसने सोचा है, उसने ये फोरकास्ट किया है, उसे पता चला है कि इन फ्यूचर अभी थोड़े टाइम के बाद में इस पर्टिकुलर गुड की प्राइस क्या होने वाली है, 20 रुपीज होने वाली है। तो मैं जब 20 रुपीज होगी प्राइस, तब इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा, ओके। ये उस प्रोड्यूसर ने सोचा है कि जब उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तब उसको सेल किया जाएगा, ठीक। क्यों तब सेल किया जाएगा, क्योंकि जब 20 रुपीज होगी तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक। तो क्या हुआ, एट प्रेजेंट क्या हुआ, एट प्रेजेंट हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो गई, राइट। हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इन फ्यूचर उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तब हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, ओके। अगर इसका अपोजिट हो जाता स्टूडेंट्स, अभी ये 10 रुपीज की है, फोरकास्ट किया, एनालाइज किया पूरा मार्केट, पता चला कि इसकी प्राइस 5 रुपीज होने वाली है, ओके, इसकी प्राइस 5 रुपीज होने वाली है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक 50 यूनिट्स का सेलिंग चल रही थी 10 रुपए पे, ओके, 10 रुपीज पे 50 यूनिट सेल किए जा रहे थे। अब क्या हुआ, जब पता चला कि इन फ्यूचर उसकी प्राइस कम होकर 5 रुपीज होने वाली है, तो एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसकी सप्लाई इंक्रीज कर दी, 70 रुपीज की सप्लाई, 70 यूनिट्स की सप्लाई करने लगा वो। क्यों, क्योंकि उसने सोचा है कि जब फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो जाएगा तो तब अगर वो सप्लाई करेगा तो उसे क्या इनकर करना पड़ेगा, उसे लॉस इनकर करना पड़ेगा। एंड इस लॉस से बचने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने एट प्रेजेंट उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर दी, राइट। एट प्रेजेंट उसने यही प्रिवेलिंग प्राइस पे 10 रुपीज पर ही उसकी जो सप्लाई है वो क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। क्यों, ताकि उसे इन फ्यूचर लॉस ना हो। तो एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस कैसे अफेक्ट करती है हमारी सप्लाई को। अगर एक सेलर को ये उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, वो एट प्रेजेंट सप्लाई कम कर देगा। अगर एक प्रोड्यूसर को उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर उसके प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, तो वो उसकी सप्लाई अभी इंक्रीज कर देगा, ठीक। If sellers expect a rise in price in near future, then current market supply will decrease, ठीक। अगर राइज हमने एक जो सेलर है उसने सोचा है कि प्राइजेस में राइज होगा, तो जो करंट प्राइजेस, जो करंट सप्लाई है वो कम हो जाएगी।
इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन फ्यूचर एट हायर प्राइसेस। क्यों कम होगी? ताकि इन फ्यूचर वो जब प्राइसेस हाई रहेंगे तब वो सप्लाई कर सके, ठीक। However, if the seller fear that the prices will fall in future, then they will increase the present supply to avoid losses in future. अगर एक प्रोड्यूसर ने सोचा, एक सेलर को ऐसा पता चला है कि इन फ्यूचर आपकी जो प्राइस है वो कम होने वाली है, तो वो क्या करेगा? एट प्रेजेंट सप्लाई बढ़ा देगा ताकि फ्यूचर में जो लॉसेस हैं उनसे बच सके। ओके, देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। Proper infrastructure development like improvement in the means of transportation and communication helps in maintaining adequate supply of the commodity. अगर means of transportation अच्छा हो जाए, right, infrastructure अच्छा बन जाए, तो किसी भी commodity की supply बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? Because of cost of production कम लगेगा। एक firm है, okay, एक firm है जो कि एक village में ऑपरेट करती है, विलेज में उसका जो फैक्ट्री वो बनी हुई है। ओके, अब यहाँ से जब वो ट्रांसपोर्टेशन करती है तो उसका कॉस्ट लग जाता है 500 रुपीज का। ओके, उसका जो कॉस्ट है वो कितना लग जाता है? 500 रुपीज का। पहले तो वो यहाँ से सेंड करेगी, कहाँ पे? एक शिप में, एक सिटी में सेंड करेगी जो उसके विलेज के पास में। ओके, ये जो रोड बनी हुई है जहां से वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो बहुत, वहां पे बहुत गड्ढे वगैरह हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहां से ट्रेवल करने में, बट स्टिल वो वहां से ट्रेवल करती है। एंड विलेज में इसलिए सेटअप किए क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं। ओके, तो पहले उसने एक ट्रांसपोर्टेशन से सिटी में, जो उसके सबसे पास वाला डिस्ट्रिक्ट है या जो सिटी है, एक स्मॉल टाउन बोल सकते हैं हम, वहां पे उसने सेंड किए वो गुड्स। ओके, फिर वहां से वो जो सारे गुड्स थे वो लोड हुए एक ट्रक में। ओके, एक ट्रक में लोड हुए। इस विलेज तक जो ट्रक है वो नहीं आ सकता। यहाँ से हम छोटे छोटे जो हमारे मिनी ट्रैक्टर्स होते हैं उसमें हमने गुड्स भर के उसमें लोड करके एंड हमने जो हमारा टाउन है वहां पे सेंड किए। उस टाउन में जाके वो ट्रक में लोड हुए हैं। ओके, बिकॉज ट्रक यहाँ तक नहीं आ सकता विलेज से। फिर उस ट्रक में लोड होने के बाद में वो डिफरेंट जगहों पे जहां पे हमें सेंड करने थे वहां पे गए। तो क्या हुआ? पहले हमने एक मिनी ट्रैक्टर्स में उसे लोड किया, फिर वो टाउन्स में पहुंचे, फिर वो वहां से ट्रक में लोड हुए, फिर वो ट्रक ने लेके गए कहीं पे। तो कितना सारा हमारा कॉस्ट लग रहा है। पहले यहाँ से जब हमने ट्रैक्टर्स में लोड किए तो उसका कॉस्ट लगेगा, राइट। वो जो लेबर्स हैं या जिसके भी हेल्प से, जिस भी रिसोर्सेज की हेल्प से हम उसे लोड कर रहे हैं उसका कॉस्ट। ओके, देन यहाँ पे ट्रेवल करने का कॉस्ट, देन यहाँ पर उसे अनलोड करने का कॉस्ट। ठीक, वहां पे टाउन में पहुंच के उस ट्रैक्टर से जितना भी सामान था उसे अनलोड किया, देन उसे ट्रक में लोड किया एंड देन ट्रक में से वो गए डिफरेंट प्लेसेस पे। अब जो इसमें पूरी प्रोसेस में जो कॉस्ट लगा वो कितना था? 500 रुपीज का। मतलब बहुत सारा कॉस्ट लग रहा है। अगर यही सेम चीज चेंज हो जाए, इस विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाए, ओके, यहाँ की जो रोड्स हैं वो अच्छी डेवलप हो जाए, तो क्या होगा? ये जो ट्रक है ये टाउन नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट जाएगा इस विलेज में जहां पे वो पर्टिकुलर फर्म ऑपरेट करती है। ओके, ये ट्रक डायरेक्ट वहां जाएगा, वहां पे जाके डायरेक्ट ट्रक में लोडिंग होगी हमारे सामानों की, हमारे गुड्स की, एंड वो जाएंगे जहां पे भी उन्हें सेल करना है। तो कितने चीज बचे? पहले यहाँ पे लोड करना है ट्रैक्टर में, फिर वहां से अनलोड करना, फिर वापस लोड करना। तो ये बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस हुआ। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के मींस इंक्रीज हुए, ट्रक डायरेक्ट पहुंच गया विलेज में, तो क्या हुआ? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, राइट। हमारी कॉस्ट कम लगी, तो अब हम ज्यादा सप्लाई करने का सोचेंगे। अब हम सोचेंगे कि जब रोड्स अच्छी हो गई है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन के मींस अच्छे से हो गए, बेटर हो गए, तो हमने क्या सोचा? अब हम हमारी सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रक वहां पे पहुंच रहा है, तो अब हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा है, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम हो गया है। तो क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होने से, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा होने से क्या हुआ? आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई, राइट। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था तो आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ओके,
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ओके, हमने देखा कि कौन से किससे कैसा रिलेशन है सप्लाई का, कहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, कहाँ पे उनका इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हमने देखा। ओके, हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।